Would you like to say something? मोमेंट अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। क्योंकि ये दल्ले लोग हैं, ये लोग पेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं एसेंशियली। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। पहली अपडेट आपको बताएंगे केरल की निमिषा प्रिया के बारे में कि कैसे यमन के अंदर उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। पूरी कहानी में जाए तो बताया जाता है जो निमिषा है वो पहुंची हुई थी अपने परिवार के साथ और वहां वो काम के सिलसिले से पहुंची थी, नर्स है, लेकिन किसी वजह से उनके जो पति है और उनकी जो बच्ची है वो वापस आ गई। और उसके बाद हुआ ये कि वहां जिसके साथ, क्योंकि यमनी कानून ऐसा है जहां अगर आप वहां कोई क्लिनिक खोलते हैं या कोई भी कारोबार करते हैं तो वहां एक आपको यमनी एक रहने वाला चाहिए जिसके साथ मिलकर आप ये काम कर सकें। सरकार वहां के अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस तरीके के नियम कानून लाती है। यूएई के अंदर भी ऐसा कुछ है, तो ये एक तरीके का कानून है। जो निमिषा जो है वो क्योंकि एक नर्स है, उन्होंने अपना क्लिनिक खोलने का सोचा जहां एक यमनी के साथ उनका एक बिजनेस टर्म बना। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद वो यमनी जो था वो कैसे निमिषा को परेशान करने लगा, पासपोर्ट नहीं दे रहा था, ये तमाम चीजें निकल के आई और निमिषा परेशान हो गई थी और वहां से भाग जाना चाहती थी। तो एक दिन निमिषा ने उसी पार्टनर को इंजेक्शन लगा दिया ड्रग का और उस ओवरडोज की वजह से वो यमनी की हत्या हो गई, यानी वो मौत हो गई। और कैसे निमिषा ने एक और किसी साथी के साथ मिल करके बुरी तरीके से उसको ठिकाने भी लगाया, लेकिन वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहां कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट के अंदर इस तरीके के मामले को लेकर के सीधे फांसी की सजा सुना दी। लोअर कोर्ट के बाद फिर हायर कोर्ट के बाद फिर वहां की बड़ी बड़ी अदालतें और फिर जो है वो राष्ट्रपति तक मामला पहुंचा। लेकिन किसी भी तरीके से निमिषा को राहत नहीं मिल रही थी। अब एंट्री होती है इसके अंदर केरला के मुफ्ती की, क्योंकि इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी निमिषा को राहत नहीं मिल रही थी, जिसके बाद 16 जुलाई 2025 को उनको सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। लेकिन केरल के रहने वाले मुफ्ती अबू बकर ने यमन के ग्रैंड मुफ्ती से पर्सनली बात करी इस पूरे मामले को लेकर के, जिसकी वजह से उनकी जो फांसी थी निमिषा की वो पोस्टपोन कर दी गई। अब सोशल मीडिया पर मुफ्ती को लेकर के खूब तारीफें हो रही हैं कि कैसे उसने एक भारतीय की जान बचाई है। वहां पर पोस्टपोन ही सही, लेकिन कुछ वक्त जरूर मिलेगा और बातचीतें करने का, इस पर और सोच विचार करने का, क्योंकि ये इस्लामिक टर्म के अंदर जो बातें की हैं वो भारत के एक मुफ्ती और यमनी एक मुफ्ती में बातचीत हो रही है कि इस्लामिक लिहाज से क्या होना चाहिए, क्या सच में फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें हैं, सारे पहलुओं को फिर से देखा जाएगा। और केरल के ये बहुत बड़े मुफ्ती हैं जिन्होंने यमन के मुफ्ती से बात करके ये मामले को अभी रोक लगवाई है, यानी निमिषा जो है वो अभी फांसी से बच गई है। आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन मुफ्ती की, केरल के मुफ्ती की काफी तारीफें हो रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के काफी चर्चा हो रही है और ये कोई और नहीं कर रहा है, खुद भाजपा समर्थक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बार किस तरीके से केजरीवाल के बारे में तंज कसा था कि केजरीवाल कहता है कि मैं देश बदलना चाहता हूं, तो मोदी जी कह रहे थे कि तो बदल लो, चले जाओ पाकिस्तान। यानी केजरीवाल को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाले आज रो रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पावर कट शुरू हो गए हैं। जबरदस्त रोना धोना हो रहा है और वो ट्वीट कर रहे हैं कैसे कि पावर कटिंग हो रही है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर उनके साथ उनके पुराने ट्वीट शेयर कर रहे हैं जहां वो केजरीवाल को पाकिस्तान भेजने की बातें कर रहे थे। लेकिन अब जो खुद भुगतना पड़ रहा है उस पर कोई उनका साथ देने वाला सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहा, ना समर्थक। दूसरी तरफ बता दें, खबर उदयपुर फाइल्स को लेकर के आई थी। आपको पता होगा कि नूपुर शर्मा के उस टिप्पणी को लेकर के जिस तरीके से उदयपुर के अंदर मामला हुआ, अब उस पर मूवी बनाई जा रही है और उसको लेकर के काफी विवाद है, क्योंकि मुसलमान समुदाय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मूवी के रिलीज के बाद जो है नफरत की खाई और बढ़ेगी, मुसलमानों को गलत तरीके से देखा जाएगा और ये तरीके की तमाम चीजें ले करके वो कोर्ट पहुंचे, जहां पर पहले तो हाई कोर्ट ने इस मूवी पर रोक लगाई और कहा कि सेंटर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फिल्म अगर रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इसको लेकर के जो समर्थक हैं वो काफी नाराज हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं दे रहा है, कैसे इस मूवी को रोका जा रहा है। लगातार इस मूवी की रिलीज को लेकर के चर्चा हो रही है और रिलीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं सहमति जाहिर करते हुए कहा कि ये रिलीज हुई मूवी तो नुकसान होगा। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला टीएमसी की तरफ से, जहां टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन करते हुए कहा कि कैसे बीजेपी अपने शासित राज्यों में
बंगाली बोलने वालों के साथ भेदभाव करती है, यानी ये आरोप लगाया टीएमसी ने। अब एक तरफ तो ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है जहां टीएमसी के अंदर बीजेपी के खिलाफ है कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां बंगालियों के साथ गलत तरीके से रवैया लिया जाता है। ओडिशा से भी खबर निकल के आई थी कि कैसे कई बंगालियों के साथ ये मामला पेश आया कि वहां के लोगों ने उनके साथ थोड़ी बदसलूकी करी, सोचा कि ये बांग्लादेशी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी जहां पर सरकार है वहां ये सारा कुछ देखने को मिलता है। इसके खिलाफ टीएमसी ने विरोध किया, लेकिन एक चीज के खिलाफ और विरोध करना चाहिए क्योंकि लगातार ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ओडिशा के अंदर 10 दिनों के अंदर ये 5वां केस है। एक महिला मंदिर से वापस आ रही थी जहां उसके साथ ये सारा कुछ गलत काम हुआ है। अब बीजेपी लगातार जहां पर दूसरी सरकारें हैं जिस स्टेट के अंदर, वहां अगर कुछ ऐसा होता है तो बवाल मचा देते हैं। यहाँ 10 दिन में 5 हुआ है, लेकिन इस पर ज्यादा बहस नहीं, मीडिया कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। मीडिया से याद आया कि एएनआई जो है वो हाई कोर्ट पहुंचा हुआ था जहां समय रैना की सुनवाई थी। अब एएनआई ने पूछा समय रैना से कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तो समय रैना ने जवाब दिया कि मैं मोहक मंगल को सपोर्ट करता हूं। अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता तो आपको बता दें, मोहक मंगल एक जाने माने यूट्यूबर है जिनको एएनआई ने स्ट्राइक करा था कुछ ही सेकंड की वीडियोस के लिए, और मोहक ने आरोप लगाया कि लाखों रुपए मांगे थे कि स्ट्राइक हटा देंगे, आपको लाइसेंस लेना होगा। तो ये तमाम चीजें हुई थी, मामला कोर्ट में चला गया, अभी मामला कोर्ट में ही है, लेकिन इसी पर तंज कसते हुए कैसे समय रहना एएनआई को तंज कसते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एनसीईआरटी ने क्लास 8 के जो सोशल साइंस बुक्स हैं उसमें कुछ बदलाव किए हैं। कुल मिलाकर के 5 बदलाव किए हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रीफ में कि क्या क्या बदलाव किए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो लिखा गया है उसके अंदर वो ये है कि कैसे वो मंदिरों पर हमला करता था। जिजिया कानून के बारे में उसके अंदर जिक्र किया गया है। तीसरा, नए सिलेबस के अंदर मुगल बादशाह बाबर के बारे में भी लिखा है कि कैसे वो एक क्रूर निर्दयी शासक था, क्रूर शासक बताया बाबर को। चौथा, उस सिलेबस में जो बदलाव किया है वो अकबर के बारे में है, जहां अकबर को एक तरफ क्रूरता के बारे में दिखाया कि अकबर कितना क्रूर था, दूसरा कितना टॉलरेंट भी था। 5वां, औरंगजेब के बारे में भी काफी चीजें बताई हैं जो पहले ऐसी मेंशन नहीं थी, अभी मेंशन जरूर है। और एनसीईआरटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम लोगों का, यानी जो बच्चे हैं उनका जहन ब्रॉड माइंडेड, यानी वो दोनों पक्ष देखने की सलाहियत रखें, अच्छा भी और बुरा भी। और एनसीईआरटी ने ये भी कहा है कि कोई भी जिसने भी पास्ट में ये सारा कुछ किया है, क्रूरटी जो करी है, उससे आज के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। पहले जो हुआ है वो पहले हुआ है, तो इसकी भी सफाई दी है। लेकिन इसको लेकर के मीडिया के अंदर जबरदस्त बहस देखने को मिली। अब देखिए, 2 हिस्टोरियन हैं, एक है रुचिका शर्मा और दूसरे हैं राम पुनियानी। अब अगर इन दोनों को ध्यान से हम सुनेंगे तो इनके मुताबिक जो भी जंगें हुई हैं पिछले जमाने में, उन जंगों का कारण जमीन होता था। कुछ लोग करते रहते हैं कि धर्म के आधार पर होता था, ये सारा कुछ होता भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता होगा, लेकिन ज्यादातर जमीन के लिए होता था। अब इसी पर बहस हो रही थी कि ये इतिहास में इस तरीके के बदलाव की जरूरत, कैसे अकबर को क्रूर तो दिखाया लेकिन फिर ऐसा कैसे दिखा दिया कि वो टॉलरेंट भी था। वही तो जिजिया कानून की बात कर रहा था, उसने तो 3000 आम लोगों को मारने का हुक्म भी दिया। तमाम चीजें जो हैं वो आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप पूछ रही थी, जिस पर रुचिका ने फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करी है। जी हाँ, पीएचडी है जिन्होंने फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करी है। उन्होंने कहा है कि कैसे उसने अपने शासन के 2 साल बाद ही जिजिया हटाया, लेकिन अंजना ओम कश्यप चाहती थी कि कहीं ना कहीं से इसको क्रूर ही दिखाना अकबर को। लेकिन ऐसा तो पीएचडी कैसे करेगा, पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसे बात नहीं करेगा। रुचिका ने कहा कि इस हिसाब से अगर आप अकबर को बताते हैं कितना क्रूर है, कि कैसे उसने हिंदू मंदिरों पर और तमाम भारत के रहने वाले लोगों पर जो किया उसने अत्याचार, ऐसे तो कई लोगों का वो जिक्र कर देंगे। अब उन्होंने ये बातें करते करते नाम ले लिया छत्रपति शिवाजी का, कि उन्होंने जब कर्नाटका के राजा पर हमला बोला था तो वहां पर भी उन्होंने वही किया था। तो कैसे एक हिंदू के साथ कर रहा है, उस पर जो है वो मीडिया के अंदर कोई चर्चा नहीं है, अकबर के बारे में चर्चा है। जिस पर अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि छत्रपति शिवाजी के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सोचिए, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये तमाम चीजें कहने लगी। यहां तक कि अंजना ओम कश्यप ने यह भी रुचिका से कह दिया कि आप कैसे कंपेयर कर रही हैं, अकबर तो बाहर से आया था, छत्रपति शिवाजी तो यहीं के थे। तो जिस पर रुचिका ने कहा कि आप ऐसे देखते होंगे कि अकबर बाहर से आया, छत्रपति शिवाजी यहीं के थे, तो बर्बरता है। आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूँ।
दूसरा, जिसे आप बाहर से आए हुआ कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर जो इंडो आर्यन के बारे में जिक्र होता है, सब तो वहीं से आए हैं। अगर उसकी बातें शुरू कर दे तो पता चले भारत में ज्यादातर रहने वाले इंडो आर्यन हैं। विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है, आर्यंस जो हैं। अब ये बात करते ही तो रुचिका की बात को बीच में काट देती हैं। कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन ठीक डीएनए है, ओम जी को दिखा दीजिए। अरे बाप रे। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि रुचिका जो है वो फैक्ट्स पर बात कर रही थी और कैसे अंजना ओम कश्यप को ये बात एकदम नापसंद आ गई। अब देखिए, गोदी मीडिया है, किसी का नैरेटिव तो रखना है। उनके मुताबिक कुछ बाहर से आए, कुछ अंदर के हैं, और जो हिस्टोरियन है उनके मुताबिक जुल्म तो जुल्म है, अब घर वाला करे या बाहर वाला। और मीडिया भी क्या ही करती है। अभी 2 दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने शो किया था, लोगों की सेहत पर बात कर रही थी कि लोग न जाने कितने करोड़ों का समोसा, कितने करोड़ों की जलेबी और तमाम चीजें खाते हैं, न जाने कितना लीटर का इस्तेमाल हो रहा है साल में भारत के अंदर, कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, और खुद, जी हाँ, और खुद ही कैसे ये जुबां केसरी का ऐड चला रहे हैं। मतलब तुम शो भी कर रहे हो जिसके अंदर तुम सेहत की बात कर रहे हो, और उसी शो के अंदर तुम ऐड इसका चला रहे हो, गुटके का। उसी के साथ साथ बता दे, राइट विंग्स के जाने माने यूट्यूबर है श्याम शर्मा, वीडियो भी काफी देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो। ये एक तरीके का नैरेटिव है, जैसे राइट विंग्स में नैरेटिव चलता है वैसा नैरेटिव चलाते हैं ये। अब श्याम शर्मा पर आरोप है कि कैसे इन्होंने केशव बेदी का कंटेंट, यानी उन्होंने जो रिसर्च करी थी वो उठा करके अपनी वीडियो में चाप दिया, और हूबहू जैसा इन्होंने कहा था वैसे ही कह दिया। अभी कुछ दिन पहले खान सर की वीडियो आई थी जहां बाबा साहब अंबेडकर के बारे में खान सर ने यह कह दिया था कि बाबा साहब अंबेडकर चाहते तो वो अपना अलग देश बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये चाहा नहीं, उन्होंने इस देश के लिए जो करना था किया। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत हैं जो चाहते तो जिस तरह पाकिस्तान अलग किया था उस तरह अलग कर दिए रहते। एक इशारे पे दलित उनको भगवान मानते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश प्रेम था इतना जो उन्होंने नहीं किया। शाबाश भाई, अगर इतना ही भगवान मानते थे तो 1946 के चुनाव में 151 सीटें जो रिजर्व्ड ही दलितों के लिए थी, उसमें अंबेडकर जी की पार्टी 2% भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? अब ये पूरा बहस चल रहा है। पहले तो ट्रोलिंग खान सर की हो रही थी कि ये इतिहास के बारे में कैसे गलत सलत पढ़ा रहे हैं, कैसे गलत सलत बोल गए। अब क्योंकि इनकी ये रिसर्च राइट विंग्स को सूट कर रही थी तो राइट विंग्स ने उठा ली और श्याम शर्मा ने उठा करके हूबहू चेप दिया, जिस पर केशव बेदी जो यूट्यूबर हैं उन्होंने जबरदस्त तरीके से श्याम शर्मा को लताड़ डाला। श्याम शर्मा को लग रहा था कि वो मेरा कंटेंट उठाएगा और मेरे को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये दल्ले लोग हैं, ये लोग पेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं एसेंशियली। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब मुझे नहीं पता केशव बेदी राइट है लेफ्ट है, एज लॉन्ग एज रिसर्च सही है, सारी बातें तथ्यों के साथ है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट विंग्स की जबरदस्त ट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि अनभक्त जब भी मुसलमान नाम देखते हैं या किसी दूसरे समुदाय का नाम देखते हैं तो ऐसे एकदम आंखें लाल हो जाती हैं इनकी, कई मामलों में एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में एकदम सन्नाटा है, कोई साजिश की बू नहीं आ रही है इनको। खबर निकल के आई थी जौनपुर से, जहां आरोप था कि कुछ लोगों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया है। अब इस आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम आप सुनिए: रोहित, अखिलेश, आशु, सागर, शुभम, कृष्णा, संकेत, प्रिंस, सारे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं। 10 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया इस मामले में, पथराव के मामले में, कि ट्रेन जाती हुई ट्रेन पर हमला कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक भी कोई मुस्लिम नाम नहीं होने से अन्य भक्तों में इसका कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ ये खबर देख ली, बेंगलुरु से निकल के आ रही है, दोस्त के ही घर में एक महिला के साथ गलत काम कर दिया। 4 लोगों ने मिल करके एक लड़की के साथ गलत काम किया अपने ही दोस्त के घर के अंदर, और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब चुरा लिया। इस आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार हुआ है: शशि, केंचे, रघु, माधेश। लेकिन अन्य भक्तों में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई इंसाफ की बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं, कोई हैशटैग नहीं। खबर निकल के आ रही है हिंदुस्तानी भाव के हवाले से। आपको याद होगा फराह खान ने एक बयान दे दिया था होली से पहले, दिया तो बहुत पहले होगा बयान, लेकिन होली पर वायरल होने लगा था क्योंकि फराह खान ने एक शो के दौरान कह दिया था कि जो होली त्यौहार है वो छपरियों का काफी फेवरेट त्यौहार है। अब हिंदुस्तानी भाव काफी भड़क गए थे कि फराह खान ने ये बात बोल कैसे दी, और वो इसको लेकर के शिकायत करने के लिए कोर्ट पहुंच गए थे। अब कोर्ट ने जिस तरीके से हिंदुस्तानी भाव को लताड़ा है वहां पर, देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिंदुस्तानी भाई को लताड़ते हुए कहा है कि आप तो छपरी नहीं है ना, आप तो अच्छे इंसान हैं, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है, इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है। ये सारा कुछ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिंदुस्तानी भाव को लताड़ते हुए कहा कि आप छपरी नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत हो रहा है। मतलब अगर आप इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि हमें बुरा लग रहा है कि
होली के त्यौहार को छपरियों का फेवरेट त्यौहार बताया जा रहा है, तो मतलब आपको बुरा लगा? आप छपरी हैं क्या? मुझे तो लगता है हाईकोर्ट के जज ने कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी भाव की वीडियो देखी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हिंदुस्तानी भाव ने जो है वो शिकायत वापस ले ली है। रिपोर्टिंग स्टाइल से तो समझ ही गए होंगे कि तबीयत थोड़ी नासाज सी है। 2 दिन पहले इमरजेंसी में जाना पड़ गया था। पूरा लेफ्ट साइड मेरी बॉडी का इतना पेन कर रहा था, लेकिन अभी दवाइयाँ हैं, थोड़ी बेहतर है। पेन पूरी तरीके से गया नहीं है, पेन अभी भी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोशिश करी है, और काम नहीं करूँगा तो बोर हो जाऊँगा, तो इसलिए जो ज़रूरी है वो पहले करने में थोड़ा दिमाग और दिल दोनों लगा रहता है। खाली दिमाग काफ़ी ऊट-पटांग ख़यालात पैदा करता है। काम में लगे रहने से सब सही रहता है। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।